पूछिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की फार्मेसी क्या है? प्रणाम डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कल के वीडियो में मैंने कहा कि किसी भी चिकित्सा पद्धति की फार्मेसी या फार्मेसी उस पैथी की ग्रामर होती है। फार्मेसी, किसी भी पैथी की फार्मेसी की बात वहां से उठती है जहां स्वास्थ्य का, रोग का, चिकित्सा का, मेडिसिन के स्रोत की बात की जाती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक लिम्फ और ब्लड पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। इस लिम्फ और ब्लड के आधार पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट ने उसको एक्सप्लेन किया। मैटी ने दर्शन दिया था, उसने एक्सप्लेन किया कि लिम्फ और ब्लड का कांस्टेंट बना रहना स्वास्थ्य है। लिम्फ और ब्लड के परसिस्टेंट चेंज हो जाना रोग है। लिम्फ और ब्लड के परसिस्टेंट चेंज को पुनः स्टेडी स्टेट में कायम कर दिया जाना चिकित्सा है। जो पदार्थ, पौधों का जो रासायनिक पदार्थ शरीर को बिना हानि पहुंचाए लिम्फ और ब्लड को कांस्टेंट कर दे, वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधि है। लिम्फ, हमने अभी के बीच में मेडिसिन क्या है इसमें बताया, उसमें पौधा आया। पौधा को मतलब इसका पौधा स्रोत है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जितनी भी किताबें हैं सब में कहा गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधि के स्रोत मात्र एक पौधा है। अब यहाँ सोचना है कि पौधा में ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो बॉडी में एक्शन, अपना बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं छोड़ता है और रोगों को ठीक करता है। मैटी ने इसी बात को देखा। मैटी के जमाने में जो आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विषय, मेडिसिन के विषय में इवर्सी ने बताया कि पौधों के एंजाइम हैं। एंजाइम की खोज 1864 में नहीं हुई थी, खोज 1890 में हुई और इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने उसको एक्सप्लेन किया कि मैटी ने ये देखा था कि पौधों में कुछ ऐसे रसायन हैं जो डाइल्यूट कर दिए जाने पर शरीर पर साइड इफेक्ट नहीं छोड़ते हैं लेकिन रोग को ठीक करते हैं। अब आए हैं पौधे पर। पौधे में दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, एक जो अल्कोहल और पानी में घुलनशील है, दूसरा वो जो इन दोनों में से किसी में नहीं घुलता है। चूंकि लिम्फ और ब्लड पानी है इसलिए निश्चित रूप से अल्कोहल में या पानी में घुलने वाला पौधों का पदार्थ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधि है। अल्कोहल और पानी में घुलने वाले पदार्थों को दो भाग में बांटा जा सकता है या बांटा गया है, इसलिए कि एक पौधा केमिकल का अतुल भंडार है। उसमें एक श्रेणी में वैसे पौधे के रसायन आते हैं जो बॉडी से रिएक्ट करते हैं, दूसरे वर्ग में वैसे पौधे आते हैं जो बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मैटी ने कहा कि हमारी दवा बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। अब ढूंढना है, तो यहाँ डिसाइड हो गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पौधों के वैसे इंग्रेडिएंट को लेता है जो पौधा बॉडी से रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्ट करने वाले पदार्थों के जो पदार्थ हैं उनको दूसरे मॉडल साइंस वाले व्यवहार करते हैं या नहीं करते, इससे हमें क्या लेना देना। हमें सिर्फ ये देखना है कि पौधा में कौन सा इंग्रेडिएंट है जो बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करता है और पानी और अल्कोहल में घुलता है। और उसको प्राप्त करने के लिए आपको बता दें, किसी भी पौधा के प्रोसेसिंग में जो पदार्थ बॉडी के साथ रिएक्ट करता है उस पर क्रिया हीट का भी नहीं होता है। कहने का मतलब कि अगर ताप से हीट देकर आप उसका प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका जो बॉडी में रिएक्ट करने वाला पदार्थ नहीं है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए मैटी ने एक्सट्रैक्शन विधि अडॉप्ट की थी। जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपेया 1920 में थियोडोक्रोस ने भी जो बताया है उसने भी 4 सूत्र में एक्सट्रैक्शन की ही बात किया है। 5वां सूत्र कोवेशन डिस्टिलेशन और कोल्ड डिस्टिलेशन की बात कहा, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फार्मेसी से या मेडिसिन के कॉन्सेप्ट से कोई तालमेल नहीं रखता है। इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पौधों का एक्सट्रैक्शन करता है और इसके फार्मेसी में वैसे पदार्थ को प्राप्त करने का प्रयास करता है जो बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जब
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को ड्रग स्ट्रेंथ 10% शुरू में प्राप्त होता है, जिसको हम लोग DN कहते हैं। ऐसे कोई क्या कहता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी इसकी स्टैंडर्ड फार्मेसी अपनाई जाएगी या अपनाई जाती है तो हर स्थिति में उसका ड्रग स्ट्रेंथ 10% ही होता है, जिसको हम D1 कहते हैं। D1 से जब D2 करते हैं, मतलब 1:100 हो जाता है, जब 1% भाग हो जाता है, तो वैसे में बॉडी के साथ रिएक्ट करने वाले पदार्थ सस्टेन रह सकते हैं। D3, D1, D2 से D3 बनाते हैं, उसके बाद हम D4 में इस्तेमाल करते हैं। D4 का मतलब हुआ 1:10,000। इस अवसर पर पौधों के वैसे इंग्रेडिएंट जो रंग देते हैं, विषैला बनाते हैं, बॉडी से रिएक्ट करते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि टोटल मैथमेटिकल है, वहां वो हो सकते हैं, लेकिन इस सांद्रता में रहते हैं कि जो बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एक बताओ, एंजाइम साधारण स्थिति में कभी भी 0.11 से अधिक मोल से प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां अगर 25-24 डाइल्यूशन तक आप बनाते हैं तब भी काम करेगी, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी साइंस है और साइंस केमिस्ट्री के लॉ को फॉलो करती है, इसलिए एंजाइम की कंसंट्रेशन के साथ एक बात और है, जैसे जैसे किसी भी प्रतिक्रिया की दर प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की सांद्रता का समानुपाती होता है। आपके एंजाइम काम करेंगे, लेकिन मात्रा कम होगी तो रिएक्शन कम होगी, एक्शन कम होगी तो देर लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन के विषय में कहा गया है कि तुरंत गुणकारी है, तुरंत तत्काल कारी है। इसलिए D4 स्टैंडर्ड लेवल है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, जहां मैटी के 3 लिक्विड को टेस्ट जांच में भी केमिकल एनालिसिस हुआ, 1890 के 21 अक्टूबर को पब्लिश हुआ था। उसमें भी यही बात कही गई है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रेमेडीज की सांद्रता व्यवहार के स्तर पर 0.01% होता है। 1.01% को अब जरा डाइल्यूशन बदल कर देखिए क्या होता है, 1:10,000। वे डॉक्टर साहब, यही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फार्मेसी है, इसी को सबको अडॉप्ट करना चाहिए।